एक सवाल जो कि आम तौर पे ईद उल अज़हा के मौका पे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और अक्सर ये पूछा जा रहा होता है कि डॉक्टर साहब, क्या गोश्त खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है? क्या हम बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे हों, या गोश्त इतनी अच्छी चीज़ नहीं है तो हम इसे कम खाएं? देखें, इस सवाल के दो तीन जवाब हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो हम लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं, या तो वो बैल होता है, गाय होती है, या बकरा होता है, और इनका जो गोश्त है इसे रेड मीट हम लोग कहते हैं। देखिए, जो रेड मीट है इसमें गजाइयत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ एक एतदाल के साथ, एक जो है वो लिमिट के साथ खाना हमारे लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। गोश्त में असल में होता क्या है कि फुल ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन हमें दो तीन चीज़ों से मिलती है, या तो हमें दालों से मिलती है, या हमें अंडे से मिल रही होती है, या सबसे बड़ा जो उसका खजाना है वो पूरी दुनिया में गोश्त ही माना जाता है। और प्रोटीन के बगैर इंसानी जिस्म आमतौर पे सर्वाइव नहीं कर सकता। देखिए, गोश्त को लेकिन बहुत ज़्यादा खाने के नुकसानात भी अपनी जगह पे हैं। गोश्त को अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ईद के कोई अगले 20-25 दिन तक सिर्फ और सिर्फ गोश्त ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सुबह दोपहर शाम में सिर्फ और सिर्फ वो गोश्त खा रहे हों, तो ऐसा बिल्कुल करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, बल्कि आपको बहुत से नुकसान की तरफ भी लेके जा सकता है। ये देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो रेड मीट है इसके अंदर मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, इसके अंदर अच्छी विटामिन्स भी पाई जाती हैं, इसके अंदर हमारे पास फोलिक एसिड भी होता है, हमारे पास जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड्स भी ओमेगा 3 वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपका जो जानवर है वो किस तरह से पला हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है, और आमतौर पर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। अगर तो हमारा जो बैल है, हमारी जो गाय थी, बकरा था, अगर तो वो घास फूस के ऊपर पला हुआ है, वो ग्रास फेड है, यानी कि उसने ज़्यादा चर के अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तब तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का हामिल हो सकता है, और इसके अंदर ओमेगा 3 ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो वाले जानवर जिनको स्टीरॉइड्स लगाए जाते हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा आप यूँ समझिए कि अनाज के ऊपर पाला जाता है, ग्रेन्स दिए जाते हैं, तो उनमें ओमेगा 3 की बजाय ओमेगा 6 पाए जाते हैं, और ओमेगा 6 का तनासुब ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है। हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए ओमेगा 3 में और ओमेगा 6 में। अगर तो ये बैलेंस आउट हो जाए और ओमेगा 6 ज़्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन से मुराद कि आपके बॉडी में सोजिश हो जाती है। अगर आप गैंठी का शिकार हैं तो उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है, आपकी दिल की सेहत ख़राब हो सकती है, आपको शुगर का रिस्क हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ के अंदर एक एहतियात बहुत ज़रूरी है। दूसरा एहतियात आपने इस बड़ी ईद पे ये करना है कि आप जब भी गोश्त को पकाएं तो इसे सब्जियों के साथ पका रहे हों। देखिए, जो गोश्त होता है इसमें आमतौर पे विटामिन्स, और ख़ास तौर पे विटामिन 'C' और बहुत से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आमतौर पे नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पे जो हमारी सब्जियां हैं इनके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेलेनियम, क्रोमियम और ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अगर तो आप गोश्त में सब्जी मिला के खा रहे होंगे तो आप हर चीज़ को एक बैलेंस डाइट के मुताबिक ले रहे होंगे। आपको विटामिन्स भी मिल रही होंगी, खासतौर पे विटामिन 'C' भी मिल रहा होगा, आपको जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ गोश्त पे ही अपना गुजारा करते हैं कुछ दिन के लिए, तो आपको ये सब विटामिन्स जो है वो बॉडी में कम होती हुई नजर आती हैं। इसलिए कोशिश करें कि हफ्ते में 3 दफ़ा मैक्सिमम या 4 दफ़ा आप गोश्त को पकाएं, और उसके साथ आप किसी ना किसी सब्जी को लाजमी ऐड कर लें, तो ये आपके लिए डबल फ़ायदा कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा वो पेशेंट्स जो कि गैंठी के साथ हैं, जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, या जिनको जोड़ों की दर्द होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है खून में, वो बहुत ही ध्यान से गोश्त को इस्तेमाल करें, क्योंकि गोश्त में नाइट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और ये आपके ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल भी ज़्यादा कर देता है। इसीलिए वो पेशेंट्स जो कि किडनी के मरीज़ हैं, यानी कि जो गुर्दों के मर्ज़ में हैं, और इसके साथ जो गैंठी के, जिस तरह मैंने पहले बात की, या आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनके लिए गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि उनके लिए नुकसान हो सकता है। इसीलिए ऐसे मरीजों को चाहिए कि आप या तो गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और अगर करना भी चाहें तो बहुत थोड़ा कर रहे हों। अच्छा, एक लेटेस्ट स्टडी हमें ये भी बताती है कि लाल गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको शुगर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको स्ट्रोक यानी कि फालिज का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो दिल की सेहत है, यानी कि हार्ट फेलियर है, उसकी तरफ आप ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ आपको कैंसर का रिस्क भी हो सकता है। एक स्टडी की गई और उसमें ये देखा गया कि वो लोग जो कि गोश्त को बहुत ज़्यादा खाते हैं या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें जो बॉडी मास इंडेक्स है, यानी कि आपका जो तनासुब होता है जिस्म का, आपकी जिस्म की जो है वो आपकी हाइट का और आपके वज़न का, तो जो BMI है वो बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है, और लोग ज़्यादा मोटापे की तरफ चले जाते हैं। इसकी बरक्स अगर हम उन लोगों को देखें जो कि कम गोश्त इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी कभी कर रहे होते हैं, उनमें बॉडी मास इंडेक्स फिर भी काफ़ी हद तक बैलेंस रहता है।
और वो लोग जो कि बिल्कुल ही गोश्त को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, उनमें बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा आइडियल पाया जाता है। इसीलिए ज़्यादा गोश्त के इस्तेमाल से आपका वजन भी बढ़ता हुआ नजर आता है। अच्छा, फिर एक स्टडी ये भी की गई कि क्या शुगर के मरीजों में क्या असर होता है, या शुगर किस तरह हो रही होती है अगर गोश्त को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो देखें, ये भी स्टडी किया गया कि जो लोग ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 8% ज़्यादा रिस्क के ऊपर होते हैं कि उनमें शुगर हो सकती है। जो लोग कम गोश्त को इस्तेमाल करते हैं उनमें जो रिस्क है तकरीबन 6% के पास है, और जो गोश्त को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते उनमें डायबिटीज़ होने का रिस्क तकरीबन बहुत थोड़ा 0 के बराबर या तकरीबन 1 से 2% है। तो ये हमें डाटा ये भी बताता है कि कैंसर का रिस्क, इसके अलावा स्ट्रोक यानी कि फालज का रिस्क, शुगर का रिस्क और जो दिल की बीमारियों का रिस्क है, ये गोश्त खाने से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए गोश्त को आप एक एतदाल के साथ इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे जब आप बीफ को पका रहे हों, जब आप बड़े गोश्त को पका रहे हों, तो तब उसे ज़्यादा पकाएं। देखें, कभी कुछ लोग ये भी बेएहतियाती करते हैं कि वो जल्दी जल्दी गोश्त को पका रहे होते हैं, अंदर तक ज़्यादा पकने नहीं देते, या बहुत ज़्यादा एहतियात इस चीज़ के अंदर नहीं बरत रहे होते। तो देखें, जो बीफ होता है उसके जो गोश्त है उसमें बहुत से कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। एक ख़ास किस्म का एक वर्म होता है जो कि हमारे जिगर में जाके बैठ जाता है, और उसे हम हुक वर्म कहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीफ के अंदर गुजारता है, और फिर ये वहाँ उसके स्टूल से होता हुआ यानी कि उसके पखाने से इंसानों के अंदर कहीं ना कहीं सब्जियों के थ्रू मुंतकिल हो जाता है, और उसके गोश्त में भी पाया जाता है। इसलिए अगर आप बीफ को सही से आप पकाएंगे नहीं, उसका गोश्त आप कच्चा पका सा इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो हुक वर्म है वो दोबारा से आपके जिस्म का हिस्सा बने और आपको बुरी तरह से मुतासिर कर सकते हैं आपकी सेहत को। इसीलिए बीफ को पकाते हुए अपने खास तौर पे एहतियात बरतनी है। और फिर इसके साथ अगर आप नमक को देखें तो नमक का इस्तेमाल भी आप गोश्त में आमतौर पे थोड़ा कम ही करें, क्योंकि गोश्त वैसे भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा होता है इसका इस्तेमाल, और जब आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका रिस्क डबल हो जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी शूट कर जाए। और अगर आप ऑलरेडी जो है ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो तब तो आपका ये नुकसान काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों पर आप अमल करें, हेल्थी रहें, हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ खाएँ, मुनासिब खाएँ, और अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करें। जज़ाकल्लाह।